हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रा बताओ। और उस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो बेटा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स, देखते हैं टॉर्क से रिलेटेड आगे का। ठीक है बच्चों, देखो देखो आपके पास एक क्वेश्चन है। आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक ये रॉड है। अभी मैं इस क्वेश्चन में सारा मिक्स कर दूंगा, जो पढ़ाया है सारा चीज मिक्स कर दूंगा। इसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन हिंज का, ये सब बताऊंगा आपको। तो देखो ये रॉड है और इस हिंज के यहाँ पे ये फिक्स है। मान लो इस रॉड को हम 37 डिग्री एंगल से छोड़ते हैं। 37 डिग्री के एंगल से छोड़ते हैं और 37 से 53 डिग्री एंगल पे आके रुकता है। तो आपसे पूछता है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय दिस रॉड। ये क्वेश्चन 37 डिग्री पे, पहले इनिशियली रॉड जो है वो 37 डिग्री पे है और उसको छोड़ने के बाद 53 डिग्री पे आके रुका, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी एक्वायर्ड करेगी, ये क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। रॉड का मास मान लीजिए कि m है और रॉड की लेंथ l है, तो वही एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो इसका वेट यहाँ पे लग रहा है, तो 37 डिग्री पे इसकी सेंटर ऑफ मास नीचे कितनी आएगी। ये वाला डिस्टेंस अपना l/2 होगा, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर, l/2 cos 37, l/2 cos नहीं साइन, l/2 साइन 37। साइन 37 की वैल्यू क्या होती है बताइए। साइन 37 3/5, तो ये हो गया l/2 इंटू 3/5, मतलब 3l/10। इतना तो नीचे आया और इसी को रेफरेंस फ्रेम मान लो, सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। तो जितनी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुई वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, mg इंटू 3l/10। ये हुआ। उसके चलते इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, जो कि पहले भी हमने बताया है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर कर लेगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस हिंज यहाँ पे है, तो इस रॉड के एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, ml²/3, ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर लो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। मतलब अभी क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, 37 डिग्री पे मैं 37 डिग्री, अच्छा चलो 37 डिग्री पे अगर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी, इतनी आएगी। इन दोनों को इक्वेट कर लोगे, ओमेगा निकल जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन तो ये पूछा था कि 37 से 53 पे जब रॉड चला गया तो उस कितना एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर किया। तो मान लो ये 53 डिग्री पे ऐसे आ गया, ये 53 है। 53 पे आप निकालिए इसकी सेंटर ऑफ मास कितने नीचे आ गई है, दिस इज 53। सेंटर ऑफ मास कितनी नीचे आएगी 53 पे, वो आ जाएगी l/2 साइन 53। साइन 53 की वैल्यू 4/5 होती है, तो l/2 इंटू 4/5 मतलब 4l/10। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 4l/10 माइनस 3l/10, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg 4l/10 माइनस 3l/10 करोगे तो क्या बचेगा, l/10 बचेगा। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ 4 mgh, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो mg l/10 बचा। 4 में से 3 को माइनस करोगे विच इज इक्वल्स टू हाफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर।
और हाफ आई को क्या लिखोगे, आई लिखोगे ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर लो, दोनों को कैपिटल एम लिया है तो सब जगह कैपिटल एम ही लीजिए। तो ये क्या आ गया, mgl/10 इज इक्वल्स टू हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m से m कट गया, l से स्क्वायर कट गया, 2 से 5 कट गया, तो कितना बचा 3g/5l। 3g/5l का स्क्वायर रूट इज द एंगुलर वेलोसिटी रिक्वायर्ड। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था आपको, लेकिन एक ही एंगल पे। अब ये क्वेश्चन था कि 37 से 53 डिग्री जाते जाते रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी एक्वायर्ड करेगी, ये क्वेश्चन था। तो 37 पे हमने निकाल लिया, सेंटर ऑफ मास इसका इतना नीचे आया, 53 पे सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों को माइनस कर दिया, 4l/3 माइनस 3l/10, उसको इक्वेट करके ओमेगा की वैल्यू निकाल दी। अब दूसरा पार्ट है, आपसे कहा कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, तो कैसे बताओगे। 53 डिग्री 37 से 53 डिग्री पे जाने में अल्फा बताना है, तो सेम मेथड आप अप्लाई कीजिए अल्फा के लिए। क्या कीजिएगा, अल्फा कितना एक्वायर करेगा, तो दो टाइप का होता है, दो टाइप की एक्सेलरेशन होती है, एक रेडियल होती है, एक टेंजेंशियल होती है। मान लो कि ये 53 डिग्री पे फाइनल पोजीशन इसकी 53 है, 53 है, तो अल्फा यह एंगल 53 है, इसकी वेट लगेगी नीचे की तरफ, mg वेट लगा नीचे की तरफ, वो 53 है, तो इसी को आगे बढ़ाओगे तो दिस एंगल इज ऑल्सो 53, ये मतलब इसके पैरेलल आप करोगे तो ये एंगल 53 होगा, ये 37 होगा, तो ये फिर 53 होगा। तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया mg cos 53, और ये वाला कंपोनेंट इधर वाला, इधर हो गया mg sin 53। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको ये एक्सिस है, आपको कह रहा है कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो 53 डिग्री पे। 37 से 53 डिग्री पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो निकल जाएगी। अब यहाँ पे टॉर्क लगा दो, दिस मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस कितना है, l/2 है, इक्वल्स टू आई अल्फा। cos 53 कितना होता है, cos 53 ये 4 ये 3 ये 5, 53 cos 53 इज 3/5, तो ये आ गया 3/5 mg। तो 3/5 mg इंटू l/2 इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, 3/5। अब इस पॉइंट के अलाउंड टॉर्क आप निकाल रहे हैं, टॉर्क अबाउट O, तो क्या होगा 3/5 mg इंटू l/2 इज इक्वल्स टू, ये टॉर्क नीचे की तरफ, ऊपर वाला बाहर की तरफ, इसको आप लिख सकते हो विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। आई कितना होगा, ml²/3 होगा, तो क्या हो गया 3/5 mg l/2 इज इक्वल्स टू ml²/3 इंटू अल्फा। अब जो कटता है उसको काटो, यहां से m से m कट गया, l से स्क्वायर कट गया, अब कटेगा कुछ और कुछ कट रहा है, 3 3 जा 9g/5l, अल्फा की वैल्यू आ गई 9g/5 2 जा 10l, अल्फा भी निकल गया ना 53 डिग्री पे। अल्फा कितना एंगुलर, वो तो रेफरेंस मान लिया था 37 पे, फाइनल पोजीशन उसकी 53 है, तो 53 37 से 53, तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी एक्वायर की, 9g/10l एंगुलर एक्सेलरेशन एक्वायर की। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि जो हिंज जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं वो बताइए कितना है। अल्फा की वैल्यू है 9g/10l, और ओमेगा कितना आया था बेटा, वो याद होना चाहिए था, मैंने तो मिटा दिया। ओमेगा कितना था, अल्फा ये है, ओमेगा अपना था mgl, 4l/10 माइनस 3l/10 था, mgl/10 इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना था, ml²/3
इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा निकाला था हमने, एल से एल काट दो, एम से एम काट दो, 2 से काट दो 5, तो ये आ गया था 3g बाई 5l इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। मतलब ओमेगा की वैल्यू थी अंडर रूट 3g बाई 5l, 3g बाई 5l। तो इसको भी उधर लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगा जब हम नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। 3g बाई 5l, ओमेगा था 3g बाई 5l का अंडर रूट, ये था। तो देखो देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 37 से 53 डिग्री पे चला गया, तो उस समय ये जो रॉड है वो हिंज, नॉर्मल रिएक्शन उस रॉड पे जो एग्जर्ट कर रहा है, ये हिंज है। तो अब इसके दो एक्सेलरेशन होंगे इसमें, एक तो होगा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, और दूसरा होगा रेडियल एक्सेलरेशन ar। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा मतलब l बाई 2 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है, अल्फा 9g/10l आया है, तो l बाई 2 इंटू अल्फा कितना आया है 9g/10l। तो l से l काट दो, तो ये आ गया 9g/20, ये निकल गया टेंजेंशियल। रेडियल क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर की जगह l बाई 2, ये सेंटर ऑफ मास है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस l बाई 2 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3g/5 है, तो ये हो जाएगा 3g/5l इंटू l बाई 2 करो, l से l कट गया तो ये आ गया 3g/10, ये रेडियल एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो ये मान लो हिंज नॉर्मल रिएक्शन n1 इधर लगाया और ये दूसरा n2 इधर हुआ, परपेंडिकुलर ही लेते हैं और जनरली इस फोर्स के परपेंडिकुलर ही लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक चीज और, ये तो एक्सेलरेशन की हमने बात कर ली, रेडियल एक्सेलरेशन 3g/10 और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 9g/20। वेट का भी तो हमने रिजॉल्व किया था, 3/5 mg आया था मेरे ख्याल से वेट, जो उसका सेंटर ऑफ मास से 53 डिग्री पे जो हमने बनाया था रॉड का, वो आया था 3/5 mg टेंजेंशियल के डायरेक्शन में। टेंजेंशियल के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था इस रॉड पे वो कितना था, ये वेट था, ये mg था, और ये एंगल अपना 53 था और 37 था, तो ये था 3/5 mg था। cos 53 की वैल्यू क्या होगी 3/5 होगी, और रेडियल में इधर जाओगे तो sin 53 हो जाएगी 4/5 mg, 4/5 mg, और ये अपना हिंज है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ये n1, और ये नॉर्मल रिएक्शन, जनरली नॉर्मल रिएक्शन हम टेंजेंशियल और रेडियल के डायरेक्शन में ही लेते हैं, तब निकाल पाते हैं आसानी से। तो देखो इसका इक्वेशन क्या होगा, 3/5 mg माइनस n1 इज इक्वल्स टू mat, नेट फोर्स इज दिस, तो n1 कितना आ जाएगा, यहां से 3/5 mg, देखो 3/5 mg माइनस n1 इज इक्वल्स टू m, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 9g/20, 9g/20, तो n1 आ गया 3mg/5 माइनस 9mg/20 is the normal reaction, normal force exerted by this rod, hinge जो normal reaction लगा रहा है वो कितना हो गया, यहाँ एलसीएम ले लो 20, ये हो गया 12 mg माइनस 9 mg इक्वल्स टू n1, मतलब n1 आ गया 3 mg/20, 3 mg/20, मतलब 37 से 53 डिग्री पे जाने में ये इक्वेशन हमने n1 निकाल लिया। n2 क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन तो इधर लग रहा है, तो n2 के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, n2 माइनस 4/5 mg इज इक्वल्स टू MAR, m रेडियल एक्सेलरेशन कितना निकाला था 3g/10, तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब आप सॉल्व कर लीजिए,
N2 आ जाएगा 4 mg/5 प्लस 3 mg/10, 3 mg/10, एलसीएम ले लो तो 10 हो गया, ये 8 mg प्लस 3 mg, तो 8 mg प्लस 3 mg इज 11 mg/10। तो इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ निकालना सीख लिया एक ही क्वेश्चन में। सबसे पहले बच्चों ओमेगा निकाला 37 से 53 तक जाने में एंगुलर वेलोसिटी, फिर हमने निकाला इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला, और फिर हमने निकाला n1 और n2। तो ये जितना हमने अलग अलग करके पढ़ाया था यहां पे सारा चीज को एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया। समझ में आया? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा होता है L/2 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम वहां से हमने निकाला था, उसकी जरूरत पड़ी। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाला था, उसकी जरूरत पड़ी। और फिर n1 n2 सारा कुछ निकाल दिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन या तो फिक्स्ड एक्सिस पे किसी एंगल पे दे सकते हैं अगर मोशन नहीं हो रहा है तो, या तो उसके हॉरिजॉन्टल में दे सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल में कोई सर्कल प्योर रोटेशन कर रही है उस पर पूछा जा सकता है आपसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, n1 n2, या ऐसे किसी एंगल पे घुमा के दे सकते हो। तो मेन चीज ओमेगा में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है, अल्फा में टॉर्क लगाना है, n1 n2 में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, एनएलएम का प्रिंसिपल यूज करना है। बहुत हल्का कॉन्सेप्ट था, समझ आ गया होगा। मतलब किसी तरीके से घुमा कर, कितना भी घुमाए, यू कैन डू द प्रॉब्लम इफ कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कितना भी घुमा दें, कहीं से कहीं घुमा दें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन होता है पुल्ली विद द बॉडी। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि ये पुल्ली है, ये पुल्ली है, आपने एनएलएम में पढ़ा है, ये सब एनएलएम में आपने पढ़ा है, और यहां पे कोई मास यहां पे हैंग किया हुआ है, और यहां पे कोई मास हैंग किया हुआ है, m1 m2 मास हैंग किए हुए हैं। मान लीजिए कि ये m1 है, ये m2 है। तो इसका इक्वेशन बनाने तो आपको आता है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, स्ट्रिंग इज मासलेस, पुल्ली इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस, सारा कुछ लेते हैं। तो ये तो आपको आता है, ये आपको आता है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर पुल्ली में मास हो, पुल्ली हैविंग मास एंड स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज मासलेस, मासलेस, तो आप ये बताओ कि यहां तो टेंशन सेम होता था, लेकिन यहां टेंशन अलग अलग होगा। उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, और इसकी अगर रेडियस है तो ये आर होगा। तो देखते हैं। तो देखो, इसी चीज को मैं बनाता हूं थोड़ा सा। ये जैसे मान लो कि ये पुल्ली है, ये पुल्ली है, और रस्सी इसके ऊपर बंधी हुई है ऐसे, रस्सी को दिखा रहा हूं, स्ट्रिंग इस तरीके से रैप की हुई है। थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा दिया, बड़ा दिखा दिया इसको, स्ट्रिंग को मोटा दिखा दिया, सो दैट कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि कैसे इस क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। दूसरा तरीका भी बताऊंगा आसान वाला। पहले आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लो और फिर क्वेश्चन बताते हैं। जैसे ये है और ये है, ठीक है। इधर मान लीजिए कि ये टेंशन T2 और इधर टेंशन T1। देखते हैं कि अलग होगा कि सेम होगा, अभी देख लेते हैं। इस मास को मान लो M2 और इस मास को आप मान लो M1। देख लेते हैं टेंशन अलग है या सेम है, अभी पता चल जाएगा। देखो बेटा, जब ये रस्सी, ये मास बड़ा है M1, जब ये रस्सी इधर से इधर नीचे जाएगी तो पुल्ली का क्या होगा, पुल्ली इस एक्सिस के अलोंग प्योर रोटेशन करेगी, पुल्ली खींचेगी, खैं खैं करती है। अभी पुल्ली मूव नहीं कर रही है, अभी फिक्स पुल्ली है, और रोटेट करेगी। रोटेट करेगी मतलब एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये फोर्स से रस्सी इसको खींचेगा आगे की तरफ, ऐसे खींच रहा है, ये छोटा छोटा फोर्स लगा इस पे, पुल्ली पे। तो रस्सी इस पे क्या, कौन सा फोर्स लगाएगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसको इसीलिए घिस जाता है। आप देखते हो पुल्ली पानी कुआं से जब भरते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपने क्या देखा
अब आपने क्या देखा कि इसको अगर इसी चीज को काट के अलग से बनाया जाए और इसकी रेडियस आर है ये, तो इसी चीज को अगर मैं, ये गिर गया था नीचे पोछने वाला, तो इसको अगर इसी सिस्टम को अगर काट दिया जाए और अलग से इस दोनों रस्सी को सीधा कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, तो यहां इसके चलते टॉर्क लगेगा। और टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? ये फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन लग रहा है, दिस इज द फ्रिक्शन। तो देखिए ये इसका टेंशन T1 और ये T2, इधर उधर की तरफ हमने T1 माना है, ये T1 है, और इस तरफ हमने लिया है T2। आगे की तरफ मोशन, उधर मोशन हो रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? रस्सी, स्ट्रिंग उस पुल्ली पे, पुल्ली तो खींच रहा है, ऐसे फोर्स लगा लगा के खींच रहा है। तो टॉर्क इज ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए ये T1 है और ये T2 है, तो इसको क्या लिखोगे? अगर इक्वेशन लिखोगे तो T1 माइनस T2 माइनस F, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, माइनस F इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन। कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है पुल्ली के साथ रस्सी, तो एक्सेलरेशन तो सेम होगा, इसलिए ए लिख दिया। बट स्ट्रिंग को हमने क्या माना है? स्ट्रिंग इज मासलेस, मतलब दिस क्वांटिटी इज जीरो, ओनली हैविंग मास बट स्ट्रिंग इज मासलेस, तो ये जीरो हो गया। तो आपने क्या देखा कि T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस F। इसका मतलब है कि ये T1 और T2 दोनों बराबर नहीं है, T1 और दो टेंशन लेना पड़ेगा, T1 इज मोर देन T2। ये चीज समझ में आ गई? आगे दूसरी बात ये देखिए कि यहां पे ये तो ए एक्सेलरेशन से स्ट्रिंग मूव कर रहा है, और ये यहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, वो एक्सेलरेशन आर इनटू, उसके चलते एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो इसकी जो एक्सेलरेशन किसकी? पुल्ली की और स्ट्रिंग की, दोनों बराबर होगी, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगा। स्लिपिंग की कंडीशन यही होती है, देयर इज नो स्लिपिंग। तो नो स्लिपिंग के केस में क्या होगा? अगर स्लिपिंग नहीं हो तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो कि A इज इक्वल्स टू आर अल्फा। आर अल्फा इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस पुल्ली का जो डिस्क है, और एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। तो किसी एक पॉइंट का दोनों एक्सेलरेशन बराबर हो जाए तो स्लिपिंग नहीं होता है। स्लिपिंग की कंडीशन आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे देखो तो आपको इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन मिल गए, T1 बराबर T2 प्लस F। So you need to take two different tensions, and here if there is no slipping then A equals to R alpha। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप इसके क्वेश्चन को देखें तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही था। ये जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि ये अपना पुल्ली है और फिगर थोड़ा सा, और जो पुल्ली की मास है और इस पे दो बॉडी लटक रहे हैं, मान लो कि इधर है M1, उधर है M2, ये M1 और इधर M2, और पुल्ली हैविंग मास एंड, तो पुल्ली यहां रोटेट करेगी, इसकी रेडियस R है। तो इक्वेशन आप कैसे बनाओगे? इक्वेशन आपको, पहला इक्वेशन क्या होगा? इसको मान लो T1, इसको आप मान लीजिए T2। तो NLM के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होगा? NLM के अकॉर्डिंग इक्वेशन होगा T1 माइनस M1G बराबर M1A। पहला इक्वेशन। एक्सेलरेशन तो सेम होगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, बंधे हुए हैं, तो एक्सेलरेशन सेम होगा। फिर दूसरा इक्वेशन होगा M2G माइनस T2 इक्वल्स टू M2A। ठीक है। तीसरा जो अभी आपको हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? T1 माइनस T2 बराबर F आया था ना, वहां पे हमने T1 ले लिया था इसको, तो T1 माइनस नहीं, यहां T2 जब लिया तो इसकी टेंशन ज्यादा आ रही थी, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा है, तो यहां हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू F। तो यहां पे फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन तो ये फ्रिक्शन ही इसको, और टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको R से मल्टीप्लाई कर दो, तो T2R माइनस T1R इज इक्वल्स टू FR।
इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। देखो इसकी डायरेक्शन टॉर्क क्या होगी, T2 इंटू आर ऊपर की तरफ, और इसका T1 माइनस आर, T1 इंटू आर नीचे की तरफ, तो T2 आर माइनस T1 आर इक्वल्स टू एफ आर। एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ दी होगी, आई दिया होगा, तो उसके बाद ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वहां पे नो स्लिपिंग के केस में। ठीक है, इस एफ आर को आई अल्फा लिख सकते हो, एफ आर टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको यही यूज करना है ना। एनएलएम का इक्वेशन लगाया, एनएलएम के बाद T2 माइनस T1 बराबर एफ कैसे हुआ बताया अभी थोड़ी देर पहले। उसका T2 आर माइनस T1 आर एफ आर, और ए इक्वल्स टू आर अल्फा, लीनियर को रोटेशनल के साथ कंबाइन कर दिया, एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो सॉल्व करने के लिए तो कुछ नहीं था, आसान था। T2 आर माइनस T1 आर एफ आर कर देना था और ये कर देना था। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे कैसे करें क्वेश्चन। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको दिया है और आपसे पूछ रहा है, जैसे मान लो कि ये है और यहाँ पे कोई है पुल्ली, ठीक है, यहाँ पे मास है मान लीजिए कि 1 kg का, और ये स्ट्रिंग नीचे लटक रही है, मान लो कि ये 4 kg का मास है और ये 1 kg का मास है। ठीक है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई दिया हुआ है, मान लो 2 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है केजी मीटर स्क्वायर, आई की वैल्यू दी है। इसकी रेडियस कुछ दी हुई है, रेडियस मान लो इसका रेडियस जो है वो 0.5 मीटर दिया है। तो आपसे कुछ भी पूछ ले, इसमें एक्सेलरेशन पूछ ले, अल्फा पूछ ले, आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कैसे करोगे बताइए। इधर मान लीजिए T1, इधर मान लीजिए T2। ठीक है, टेंशन अलग अलग होगा जो अभी समझाया आपको। इसका इक्वेशन बनाइए, इसका इक्वेशन बनाइए। तो इसका इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 40 mg माइनस T1 इज इक्वल्स टू 4a ma। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाइएगा तो T2 इज इक्वल्स टू ma, मतलब m तो 1 ही है, a दूसरा। तीसरा इक्वेशन क्या लिखिएगा, तीसरा बताइए, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू दी हुई है 2, अल्फा इज इक्वल्स टू a बाई आर होता है, तो a बाई 0.5 लिखिए। हो गया। और कुछ, तो अब आप इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, इससे जो भी पूछे T1 T2 की वैल्यू निकल जाएगी। कितने इक्वेशन है, कितने अननोन है, अब आप देख लो। यहां पे एक्सेलरेशन 1, T1 2, 3, रेडियस तो दिया ही हुआ है, रेडियस अपना 0.5 है। तो 3 इक्वेशन, 3 अननोन आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। सॉल्व करो यार, नहीं तो सॉल्व करने में क्या करना है, 40 माइनस T1 बराबर 4a है, तो यहां पे डाल दो। T1 की वैल्यू 40 माइनस 4a हो जाएगी, T2 a है, यहां वैल्यू डाल दो और इसको सॉल्व कर लो। तो आप 3 इक्वेशन, 3 अननोन है, यहां से T1 T2 a आप निकाल लोगे। आपसे अगर अल्फा पूछ दे तो अल्फा भी निकल जाएगा, a इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, आर अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उसका अंदर की कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रिक्शन वगैरह देता तो एफ इंटू आर कर लेते। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, और इस पे और भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, और भी क्वेश्चन इस टाइप। ये तो हल्का कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो यू कैन डू द प्रॉब्लम इजीली। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रिक्शन वगैरह भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये मान लीजिए कि इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पे कोई पुल्ली है, पुल्ली है, मास वाली पुल्ली है, और ये रोटेट कर रहा है। मान लो कि ये कोई मास है और स्ट्रिंग ऐसे जाके ऐसे लटक रही है यहां पे, ये मान लो कि कोई मास है। ठीक है, इसको मान लो 10 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 2 kg
मीटर स्क्वायर और इसकी रेडियस दी हुई है 0.5 मीटर मान लीजिए, और ये एंगल अपना दिया हुआ है 53, ये एंगल दिया है 37 और फ्रिक्शन भी है सरफेस के बीच में, सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, बना लोगे इक्वेशन। मान लो यहां पे हमने मान लिया T1, तो इधर क्या होगा mg sin 53, mg sin 53 की वैल्यू क्या होगी निकाल लो। m कितना है 10 और g 10, तो 100 और sin 53 कितना होता है 4/5 होता है, तो मेरे ख्याल से 80, ये 80 आ गया mg sin 53। दूसरा बॉडी ऊपर की अब देखो, अब ये बॉडी 10 kg के नीचे की तरफ आ रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो कुछ म्यू बराबर 0.1 दिया है, तो फ्रिक्शन भी निकाल लोगे। फ्रिक्शन क्या होगा म्यू इंटू एन, मतलब 0.1 इंटू mg 100 इंटू cos 53 इज 4/5, तो ये 5 से काट दो 80, तो ये कितना हो गया 480, तो ये 8 आ गया फ्रिक्शन। ठीक, यहां तक सही है। फिर उसी तरीके से आप यहां रिजॉल्व कर लीजिए। यहां पे क्या है कि टेंशन T2 और बॉडी ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे, और ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स नीचे, तो ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा mg sin 37, mg sin 37 20 इंटू साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो 12, ये 12 आ गया mg sin 37, और फ्रिक्शन म्यू इंटू एन 0.1, एन होगा mg मतलब 20, cos 37 is 4/5, तो हो गया 14, तो 1.6 फ्रिक्शनल फोर्स आ गया 1.6। ये आपने सब बना लिया। अगर यहां भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी 0.1 है, एनएलएम का सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, यहां लिखोगे 80 नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन इसे आ रहा है ना 10 kg, ये एक्सेलरेशन है, तो 80 माइनस T1 माइनस 8 फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रहा है, माइनस 8 इज इक्वल्स टू ma 10a, एक इक्वेशन बन गया। यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा T2 माइनस 12 माइनस 1.6 इज इक्वल्स टू ma मतलब 2a, ये सेकंड इक्वेशन बना। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद T1 माइनस T2 और उसकी रेडियस कितनी दी है 0.5 मतलब 1/2 इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, आई दिया हुआ है 2, अल्फा को क्या लिख सकते हो a बाई आर मतलब 2a, तो बन गया इक्वेशन। देखो T1 T2 और a, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन, यू कैन गेट द आंसर, सो यू कैन अप्रोच लाइक दिस वे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। और कैसा लग रहा है वीडियो ये जरा बताइए, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।